रहे हैं प्राइम टीवी और आपका हमारे खास शो प्राइम डिबेट में। मैं हूं अमोला आपके साथ। बंगाल समेत 5 राज्यों में मतदान की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इन राज्यों में आचार संहिता लागू होते ही चुनाव शोर थम गया है। 5 राज्यों में सबसे ज्यादा बंगाल पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। बंगाल का चुनाव बीजेपी और टीएमसी के लिए आन बान शान की लड़ाई बन गई है। ममता बनर्जी हर एक फैसले को सवालों के घेरे में ला रही हैं। बंगाल में 8 चरणों में मतदान को लेकर भी ममता ने सवाल खड़े कर दिए हैं। खैर, देखना दिलचस्प होगा कि क्या बंगाल में टीएमसी सत्ता बचा पाती है या फिर बीजेपी मिशन लोटस के तहत 5 राज्यों में कमल खिला पाती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इससे पहले आप ये खास रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। राष्ट्रीय लिहाज से अहम माने जा रहे बंगाल, असम, केरल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का डंका बज गया है। चुनाव आयोग ने इन सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव कार्यक्रमों का ऐलान कर दिया है। 27 मार्च से 29 अप्रैल तक मतदान होगा और 2 मई को नतीजों का ऐलान होगा। राजनीतिक दृष्टि से सबसे संवेदनशील माने जाने वाले बंगाल में आयोग ने 8 चरणों में चुनाव कराने का फैसला लिया है, जो राज्य में अब तक का सबसे लंबा चुनाव होगा। इससे पहले यहां 7 चरणों में चुनाव कराए गए हैं। इसके साथ ही असम में 3 चरणों में चुनाव होंगे, जबकि तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में एक चरण में ही विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव के ऐलान के बाद से ही इन राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बंगाल सहित 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों का ऐलान करते हुए भरोसा दिया कि चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष होंगे। साथ ही सुरक्षा के भी पर्याप्त बंदोबस्त किए गए हैं। इस बीच उन्होंने कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए उठाए गए जरूरी एहतियाती कदमों की भी जानकारी दी। इसमें वोटर्स के लिए मास्क जरूरी होगा। साथ ही सभी राज्यों में पुख्ता सुरक्षा इंतजामों को लेकर विशेष पुलिस पर्यवेक्षकों की भी तैनाती की गई है। बड़ी बात यह है कि आयोग ने इस दौरान बंगाल और असम जैसे राज्यों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की देखरेख में चुनाव कराने की बात को खारिज किया और कहा कि राज्यों की भी अपनी भूमिका होती है। राज्यों की मांग पर ही केंद्रीय सुरक्षा बल भेजे जाते हैं। ऐसे में उन्हें कहां तैनात करना है, इसका फैसला राज्यों का होता है। साथ ही ये साफ किया कि केंद्रीय सुरक्षा बल अकेले बंगाल में ही नहीं भेजे गए हैं, बल्कि चुनाव वाले सभी राज्यों को मांग के आधार पर दिए गए हैं। ड्यान रहे, पिछले दिनों बंगाल में हिंसा की काफी घटनाएं हुई हैं। लोकसभा चुनाव के वक्त हिंसा से आशंकित कई चुनाव कर्मियों ने ड्यूटी पर जाने से इनकार कर दिया था। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव को लेकर सभी राज्यों की निगाह लगी हुई है। खास तौर पर बंगाल में जिस तरह से टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत और बड़े नेताओं में बयानबाजी हो रही है, उसे देखते हुए लगता है कि सबसे दिलचस्प चुनाव वहीं का होने वाला है। बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराने की बात को लेकर ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं। बता दें, पश्चिम बंगाल में 294 सीटों पर मतदान होगा, जबकि तमिलनाडु में 234 सीटों पर मतदान होगा। वहीं पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में और तमिलनाडु में 1 चरण में मतदान पूरा कर लिया जाएगा, जिसके चलते ममता बनर्जी ने सवाल खड़े किए हैं। अब देखना यह होगा कि बंगाल समेत 5 राज्यों में कौन राजनीति का सरताज बनता है और किसके सिर पर हार का ताज आता है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो आपने हमारी ये खास रिपोर्ट देखी। इसी के साथ हम आपको अपने गेस्ट के साथ मुलाकात करवा देते हैं। कर्नल दयाशंकर दुबे बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, अभिषेक वाजपेयी कांग्रेस से हैं और शुभांकर भट्टाचार्य जी टीएमसी से हैं। आप सभी का बहुत स्वागत करते हैं। तो अब चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल बीजेपी से और दयाशंकर दुबे जी से मेरा पहला सवाल है
टीएमसी आप पर आरोप लगा रही है कि इलेक्शन कमीशन ने जो 8 चरणों में मतदान की तारीखों का ऐलान किया है, क्योंकि आप सत्ता में हैं, आपने अपनी सत्ता का इस्तेमाल किया है, केंद्र में होने के नाते आपने इसका इस्तेमाल किया है अपनी पावर का। मुझे लगता है जो कह रही है उसको यही बात कहनी भी चाहिए। यदि चुनाव के दौरान वो बात नहीं करेंगे तो आखिर विरोध वो किस बात का करेंगे। लेकिन उस बात को ये समझना चाहिए इनको कि लोकतांत्रिक सरकारें जहां पर होती है वहां संविधान में भरोसा रख करके एक चुनाव आयोग भी है। चुनाव आयोग में यदि मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये फैसला लिया है कि 8 स्तरों पर यानी 27 मई से लेकर के 27 मार्च से लेकर के और यदि 29 अप्रैल तक ये चुनाव होना है, 2 तारीख को इसके जनगणना होनी है, तो मुझे लगता है इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। इसका एक ही इतिहास भी है, हर चीज का एक कारण होता है। आखिर क्यों इतने फेज में करना पड़ा? व्हाट डू वी वांट? हम तो ये चाहते हैं ना कि सभी मतदाता वोट कर सके, अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। उसी को लेकर के ये जो भी कार्रवाई हुई है 8 चरणों में, वो इसीलिए हुई है कि कहीं मारकाट ना हो, जैसा कि उनका नेचर बन गया है, जैसा कि दीदी की आदत बन गई है। आप देखिए अभी कड़ापारा गोदाम के अंदर 2 दिन पहले हम लोगों ने परिवर्तन रैली की गाड़ियां खड़ी करी, इन्होंने मारकाट के खत्म कर दिया। चुनाव की जैसे ही घोषणा हुई उसके बाद क्या किया इन्होंने, हमारे प्रदेश कार्यालय में जाकर के वहां तोड़फोड़ कर दी। तो इन सब चीजों को, जान माल की रक्षा रहे, सब चीजें ठीक रहे, इसलिए लगता है कि जन जन तक पहुंचने के लिए और जन जन अपना मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए आवश्यक है कि इसको 8 चरण में तो कहता हूं आगे भी बढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी हो शांतिपूर्ण चुनाव होना चाहिए, क्योंकि ये खलबलाए हुए हैं। तो इसीलिए ऐसी बात टीएमसी कर रही है। तो इस पर आप किस के तहत लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, कमल खिलाने जा रहे हैं? क्योंकि आप जैसे आप उनके ऊपर इस्लामिक मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं, तो आप भी तो आदिवासी वोटों के सहारे खुद को 200 के पार बता रहे हैं। नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। आप प्राइम मिनिस्टर की अपील को सुनिए। प्राइम मिनिस्टर ने अपील किया था कि हम सर्व समाज के विकास की बात करते हैं और दीदी सिर्फ तुष्टीकरण की बात करती है, जो कि उचित नहीं ठहराया जा सकता। आप भी जानती हैं कि बंगाल के अंदर 30% मुस्लिम रहते हैं, उनका तुष्टीकरण करके, उनके साथ अनर्गल वादा करके यदि आप चुनाव जीतते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोकतंत्र के साथ एक घटिया मजाक ही नहीं बल्कि एक घटिया प्रहार कर रहे हैं आप लोकतंत्र के ऊपर। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये तो वो हो गया कि नाच ना आए आंगन टेढ़ा। आपसे खुद तो संभल नहीं रहा है पूरा प्रदेश और आप तुष्टीकरण करके ये कहना चाहते हैं कि हम किसी तरह का दबाव बनाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने सुना होगा एक मजाक कि दीदी दीदी, और उन्होंने खुद मंच से खड़ा होकर कहा कि बेटी बंगाल की बेटी रहेगी इस पावर में। हमने जारी तो कर दिया, आपने देखा होगा कुछ चित्र जारी किया है, उसमें एक से एक लोग भद्र लोग हैं, एक से एक पढ़े लिखे लोग हैं। कोई कहीं इसी के साथ मैं चर्चा में शुभांकर भट्टाचार्य जी को भी शामिल कर लूं। और सभी बेटियां वहां पर समाज सेवा के लिए तत्पर है। हाँ। तो मुझे लगता है कि सिर्फ दीदी के लिए वहां पर पैट्रोनाइज कर देना ये ठीक नहीं है। ये लोकतंत्र में सबको अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, आपके जितने सवाल हैं उन सवालों के जवाब भी होंगे। इसी के साथ ही मैं शुभांकर भट्टाचार्य जी को भी चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। टीएमसी वही पुराने समीकरण के सहारे ही सत्ता बचाने की कोशिश में लगी है। शुभांकर जी, देखिए, मैं कर्नल साहब को सुन रहा था और बहुत अच्छा बोले ये कि वहाँ पे कैसे करके जंगल राज और उनकी गाड़ियाँ तोड़ दी जा रही हैं, सब कुछ। लेकिन मज़े की बात यह है कि जिन गुंडों पर आप आरोप लगाते थे, जिनको गुंडा एक्ट तक में आप उनके ऊपर आरोपित थे, अर्जुन सिंह, बड़े बड़े नाम हैं, शुभेंदु अधिकारी का तो वीडियो तक आप लोगों ने वायरल कर दिया था, लेकिन आज के दिन में ये नेता आपके साथ शामिल हो चुके हैं। तो थोड़ा सा सोचना चाहिए। आप जिस नेता को आज गुंडा कहते हैं, कल उसी के पास आप ऑफर लेके पहुंच जाते हैं, उसी के पास आप लालच, उसी के पास आप सारे साम दाम दंड भेद के सारे वो लेके उनको अपने साथ समाहित करने की कोशिश करते हैं। तो जब वो आपके साथ सम्मिलित हो जाते हैं, फिर तो दूध के धुले हैं साहब, फिर वो आप ही के उस पर से चलना। तुष्टीकरण, मुझे बड़ी मतलब हंसी आती है। तुष्टीकरण की बात कौन लोग कर रहे हैं? तुष्टीकरण की बात वो लोग आज कर रहे हैं जो वहां जाके कहते हैं कि भैया, एक प्रदेश में पहले भी इन्होंने ये बात कही थी कि 1 घंटे के लिए सारे पुलिस शांत कर दिया जाए तो किसी एक वर्ग को हम बता दें कि हिंदुस्तान किसका है। जरा देखिएगा ये डायलॉग किसका है, ये हमारे पार्टी से किसी ने नहीं बोला। तो सोचने वाली बात यह है कि तुष्टीकरण की शुरुआत कहां से है। शुभांकर भट्टाचार्य जब आप जी, आपने
ये बात कही तो मैं इसी में एक सवाल जोड़ देती हूँ। जैसे 28% मतदाता मुस्लिम वोटर्स हैं आपके, जिनके तहत आप अभी तक शतक से लगातार आप बने हुए हैं वहां पर सत्ता में पश्चिम बंगाल में, लेकिन इस बार जो है असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो रही है, AIMIM की भी एंट्री हो रही है, तो नहीं लग रहा है कि मुस्लिम वोटर्स कटने वाले हैं इस बार आपके? जिनका ये डायलॉग दिया आपने उन्हीं के भाई हैं ये अकबरुद्दीन ओवैसी का। मैं अब आपको एक बात बताऊं। हाँ। थोड़ा सा सोचिए, लॉजिकली सोचिए। क्या आप ये कह रहे हैं कि 28% वोटों के आधार पर हम 10 साल तक जीतते रहे? ये कैसे हो सकता है? अल्पसंख्यक के ऊपर, जब जो अल्पसंख्या में है, जब तक आपके पास बहुसंख्या की वोट नहीं आती, तो क्या कहीं पे हम आप कहीं पे सत्ता में आ सकते हैं, जीत सकते हैं? नहीं। बात यह होती है कि सबका साथ और सबका विकास मुंह से बोलना और दिखना, ये दो अलग चीजें हैं। अब आता हूं, आपने बात की असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर। साहब, असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो तो पहले ही बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं। बिहार का इलेक्शन आपने देखा, एक समय ऐसा था कि देखिए बिहार के इलेक्शन में कौन कौन कूदे, वो हो गया था नरेंद्र मोदी प्लस आपके अमित शाह प्लस आपके नीतीश प्लस आपके राजनाथ सिंह जी, और लड़ किससे रहे थे? तेजस्वी यादव से। और एक समय ऐसा आ गया था कि सोचिए 4-5 सीटों से ये लग रहा था अब इसकी सरकार बनी, अब उसकी सरकार बनी। उस समय असदुद्दीन ओवैसी जी ने अपना रंग दिखाया और दिखा दिया कि बी टीम का काम क्या होता है। तुरंत उन्होंने सबसे पहली, सत्ता बनने से पहले उन्होंने पहले कह दिया भाई मैं इनके साथ नहीं बैठने वाला। तो आज वो जब जनता के पास जाते हैं तो किसके खिलाफ जाते हैं, किसके ऊपर वो लांछन लगाते हुए जाते हैं? बीजेपी के ऊपर। और साथ किसका देते हैं? बीजेपी का। तो वहां वो बिल्कुल एक्सपोज्ड है। दूसरी बात, आप खुद कहते हैं कि जब आपने तुष्टीकरण का लगाई दिया थोड़ी देर के लिए, मान लो तुष्टीकरण पे, तो उसका मतलब है मुसलमान वहां का समझ रहा है ना कि उनके लिए सबसे बड़ी लड़ाई किसने लड़ी, सीए की लड़ाई सबसे ज्यादा किसने लड़ी, एनआरसी की लड़ाई किसने लड़ी। तो वहां के मुसलमान भी इतने समझदार हैं, वहां के हिंदू भी समझदार हैं। हिंदुओं में भी आपने देख लिया, राम वर्सेस दुर्गा, जय श्री राम तो हिंदू, जय मां दुर्गा तो पता नहीं हम लोग कौन है। दुर्गा जी आई कहां से, ये बोला था दिलीप घोष जी ने, दुर्गा जी आई कहां से, हमसे पूछिए ना कहां से आए। फिर ये अनर्गल बातें करते हैं, वहां तो दुर्गा पूजा ही नहीं होने देते। एक वर्ष बता दीजिए जब वहां पे दुर्गा पूजा नहीं हुई। ठीक है, अभिषेक जी मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले एक छोटा सा जवाब मैं दयाशंकर जी से ले लूं। जय श्री राम और दुर्गा जी पर अगर बात छिड़ गई है दयाशंकर जी, कल आपने देखा होगा कि इलेक्शन की तारीखों से पहले ही ममता बनर्जी पूजा अर्चना करती दिखी थी, साथ में अभिषेक जी भी मौजूद थे वहां पर। कहते हैं ना, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इनके खुद की करनी ऐसी थी कि इनकी ही जनता इनसे विमुख हो गई है, और अब आप दिखावे के लिए चलते हैं पूजा पाठ करने। जरूर करिए, आपका स्वागत है। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और जरूरत भी आपको है। आप सर्वदिन करिए, हर समय करिए। आपके हृदय में भी वो होना चाहिए कि पूजा की जो भावना है और जो सद्मार्ग के रास्ते बताए गए हमारे शास्त्रों में, उस पर चलना भी चाहिए। आप एक तरफ बता रही हैं कि वो पूजा कर रही है, दूसरी तरफ क्या हुआ, ये कड़ा पारा के गोदाम में क्या हुआ, क्यों पहुंच करके गाड़ियां तोड़नी पड़ रही है। आप अपना प्रचार करिए, हम अपना प्रचार करते हैं। क्यों जरूरत पड़ रही है आपको कि किसी पार्टी के अध्यक्ष को आप मार डालिए, उसके सिर पर चोट, हाथ पर चोट, चारों तरफ इस तरह की कार्रवाई हो रही है। आप मत करिए, आप अपना काम करिए, अपने कामों का प्रचार करिए। हम क्या करने वाले हम उसका प्रचार करते हैं। लेकिन आपने पूरे चुनाव को कितने में डाला? 8 चरणों में बना दिया। इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं, टीएमसी की तरफ से शुभांकर बाबू, और कोई दूसरा नहीं है। लेकिन फिर होता क्या है, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है। आप लोग अब खंभा नोच रहे हो, लेकिन जनमानस में ऑलरेडी कमल का फूल जो खिलने वाली बात अभी हमारी आदरणीय एंकर ने कहा था, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये फूल खिलाने की तन्मयता जनता के बीच आ चुकी है। इसको हटाया नहीं जा सकता। आप अपनी आदत बदलिए, धमका के नहीं। तुष्टीकरण बार बार आप कह रहे थे, यस आप अभी भी वही कह रहे हैं कि सीएए के लिए हम आगे बढ़े। बिल्कुल आप आगे बढ़े ना, आप उसका विरोध कर रहे थे, आप किए भी, क्योंकि यही आपका काम है। किस बात का विरोध किए आप? पूरे संसद द्वारा पास लोकसभा में एक बिल जो राज्यसभा से पास होता है और राष्ट्रपति जी उसको साइन करके कानून बना देते हैं, उसका आप विरोध करते हैं। एक आप चुनी हुई सरकार का विरोध करते हैं, इस देश के कानून का विरोध करते हैं, और उसके बाद माइक लेकर के मंच पर टहल करके आप चहलकदमी में ये बात कह जाते हैं कि हम जो है पूरा मुसलमानों के लिए सीएए रोक देंगे। अरे कैसे रोक देंगे आप? जो संवैधानिक चीजें हैं चुनी हुई सरकार के लिए, उस पर चलना ही होगा। अब देखिए ना कांग्रेस में क्या हुआ है,
आज 5-5 नेता जम्मू में आजाद जी के साथ एकत्रित हो गए और उन्होंने एक ही बात कही कि हमारी बातों को सुना जाए, कांग्रेस के नीतियों पर चला जाए। हम लोग बातें उड़ जरूर की करेंगे तो इससे नहीं होगा शुभंकर बाबू। चुनाव की तरह से लड़िए, मार काट पर क्यों उतारू है। मैं आपको बैठ के यहाँ से शुभकामनाएं देता हूँ, लेकिन सवाल है कि जो आपने किया है उसी पर तो वोट पाएंगे। मुझे लगता है आपको इस पर मंथन करना चाहिए। मैं मंथन तो कर चुका, अगर थोड़ा सा इजाजत हो तो मैं आपको बताऊं। देखिए क्या होता है, जैसे आपने कहा कि संसद से एक बिल पारित होकर निकला, संसद से तो किसानों का भी बिल पारित होकर निकला, नहीं खुश है ना किसान। लेकिन आज आप उसी किसान को, अरे वो तो मुसलमान नहीं ना है भाई, तो उनके लिए आपने खोल दिया कि भाई वो तो खालिस्तानी है। आपको ये तक नहीं पता कि उनका झंडा किस चीज का है। आप लोग बोलते रहे खालिस्तान का झंडा, खालिस्तान का झंडा दिखा था आपको, किसानों का झंडा दिखा था आपको खालिस्तान का। तो ये बात मत बोलिए, ये जरूरी नहीं है। देखिए मानता हूं कि आपका वर्चस्व है, संसद में आपका वर्चस्व है, आपको एक मैंडेट मिला है और उसको आप पूरी तरीके से उसका मजा ले रहे हैं। शुभंकर जी आप सपोर्ट करिए, शुभंकर जी आप सपोर्ट करिए, लेकिन इस तरीके से मत सपोर्ट करिए ना कि देश विरोधी हित में आप सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। आप बिल्कुल से मतलब 26 जनवरी घटना को आप सपोर्ट कर रहे हैं। क्या किसान का मतलब लाल किले पर जा करके किसी भी झंडे को फहरा देना। खैर हमारा मुद्दा आज का ये नहीं है, हम बंगाल पर बात करेंगे, लेकिन जब बात की है, ब्रीफ कर दूं यहाँ पर। जब आपने बात की है तो आपको बात समझनी पड़ेगी। लाल किले पे झंडा होना और किसानों का 90 दिन तक बाहर बैठे रहना, वो ठंडे में किसानों का मरना, इसको आप ये गलत मत करिए। हमारी सिंपैथी है उनके साथ। नहीं उसके साथ हमारी सिंपैथी है। कष्ट को भी कष्ट मानिए, किसान कष्ट से जूझ रहा है, इसको कब मानेंगे। अरे कानून तो आते जाते रहते हैं, इतना ज्यादा स्टबर्न होने की जरूरत क्या है, इतना ज्यादा आप में इतने अहंकार की बात क्या है इसमें। क्या कानून इससे पहले नहीं बदले गए? क्या अगर जिस किसान के हित के लिए बात कर रहे हैं, भाई मेरे हित के लिए क्या होगा आप मुझसे तो पूछोगे भाई, क्या आपके हित के लिए क्या है। आइए हम आपको साथ में सम्मिलित करके आपके हित के बारे में पूछें, या हित ऐसे ही डिसाइड कर देंगे क्योंकि आप संसद में ज्यादा आयाम में है, ज्यादा तादाद में है, तो आपको अधिकार मिल गया कि भाई कानून हम कुछ भी बना डालें। ऐसा नहीं होता है, आपको देखना पड़ेगा कि शुभंकर का हित शुभंकर से तो पूछो, आप संविधान पे सवाल उठा रहे हैं शुभंकर जी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं उम्मीद कर रही थी कि आप 26 जनवरी के इंसिडेंट को आप मैंने एक बार भी उस मामले में नहीं बोला। आप मुझे बताइए, आप पूरा रिवाइंड करके दिखाइए कि मैंने 26 जनवरी के जो लाल किले पे हुआ बहुत दुखद नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि किसान जो 90 दिन बाहर बैठे हैं उसको आपसे 26 जनवरी के एक उस हादसे के साथ ठीक है, मैं आपको आफ्टर डिबेट में आपको ये सुनवा दूंगी कि ये आपका स्टेटमेंट था कि वो खालिस्तानियों का झंडा नहीं था, वो किसानों का झंडा लगा था। खालिस्तान का झंडा था। आप पहले बताइए, ये गलत है। निशान साहब का झंडा को, निशान साहब के झंडा को आप लोगों ने खालिस्तानी इन्होंने दिखाया। आप प्लीज चेक कर लीजिए क्या वो खालिस्तानी झंडा था। ठीक है, हम बंगाल पे खालिस्तानी झंडा नहीं था। चुनाव पर हम सिख रेजिमेंट में भी देख लीजिएगा कि वो झंडा इस्तेमाल होता है कि नहीं। अभिषेक जी को चर्चा में शामिल करते हैं, अभिषेक जी को चर्चा में शामिल करते हैं। आपके पास ले दे करके केरल बचा हुआ है अभिषेक जी, केरल में ही अब आप रह गए हैं, बाकी तो हर जगह आप सिमटते नजर आ रहे हैं। आप अपने आप को कहां पर आंक रहे हैं, कहां पर देख रहे हैं, आप अपनी पोजीशन क्या बना रहे हैं? नहीं, पहली चीज तो मुझे आपत्ति है कि आपने जो कहा कि ले दे करके केरल में ही रह गए हैं, तो मुझे लगता है कि आपको अपने शब्दों पे वापस से सोचना चाहिए। नंबर एक बात, कई जगह पे हमारी सरकार चली, इस चीज को आप समझिए। मुझे आपसे बतौर एंकर, मेरी बात सुनिए अभी आप, बतौर एंकर आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, आप मेरे ऊपर बात कर रही हैं, मेरी पार्टी के ऊपर बात कर रही हैं। ठीक है, आप इंडिविजुअली मुझ पे सवाल खड़ा कर सकते हैं। इंडिविजुअली बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल करूंगा। अगर ले देकर के आप कहेंगे केरल में रह गए हैं, तो बिल्कुल, अगर आपको दूसरी बातें करें तो बिल्कुल आप कीजिए, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, आप क्योंकि एंकर हैं, आप होस्ट कर रही हैं इस चैनल को। लेकिन ये कतई बिल्कुल गलत बात है कि अगर आप ये कहेंगे ले देकर के केरल में रहेंगे, आपको अपने शब्दों के बारे में वापस से सोचना चाहिए। नंबर एक बात। अब दूसरा अपना प्रश्न पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल बताऊंगा। आज कितने न्यूज़पेपर पढ़े हैं आपने? मैंने बहुत पढ़ा हुआ, आप मुझे मत बताइए। आपको अपने शब्दों के बारे में सोचना पड़ेगा। आप अपना प्रश्न बताइए, आप अपना प्रश्न बताइए, आप अपना प्रश्न बताइए। मुझसे सवाल इस तरीके से नहीं कर सकते। आप अपना प्रश्न बताइए। आपसे मैंने कहा कि आपके पास लेकर के एक केरल इस समय बचा हुआ है। हाँ, तो ये कहिए। केरल में उसके अलावा हमारी सरकार पंजाब में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, मध्य प्रदेश में भी सरकार है। तरीके से बात नहीं की जाती है। आप भी अपने शब्दों पर विराम लगाइए, किस तरीके से बात की जाती है। बैठेंगे आप अपने चुनाव का गुस्सा यहाँ नहीं उतारेंगे। मैं चुनाव का गुस्सा क्यों उतारूंगा भाई? बिल्कुल उतार रहे हैं। नहीं तो आपको अपने शब्दों को सोच समझ करके बोलना चाहिए, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, डिबेट पर आप अपनी, हाँ बिल्कुल, अब मैं खुद ही आपसे करूंगा, आप अपने प्रश्न बताइए, जवाब दीजिए, अपना प्रश्न बताइए मुझे।
मेरा प्रश्न है कि आप केरल में हैं, इस समय वहां पर राष्ट्रपति शासन का भी लग गया है, अब चुनाव होने वाले हैं, तो आप अपनी पोजीशन को कहां पे रखते हुए देख रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को आंक रहे हैं आप? कांग्रेस क्या देखती है वहां पर अपना फ्यूचर? अब सबसे बड़ी चीज ये है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, एक सत्ताधारी पार्टी और चुनाव आयोग के बीच क्या ऐसा गठबंधन है? एक जगह पे 234 सीटें होती हैं, उसे एक फेस में ही आप वोटिंग करा देते हैं, दूसरी जगह पे वोटिंग के लिए आप कई चरणों में उसको बांटते हैं। 294 सीट, ठीक है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, उस जगह पे आप कई चरणों में बांटते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? जनता से छुपा नहीं हुआ है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं, बिल्कुल मुझे जरूरत नहीं है कि मुझे क्या बोलना है, मेरे शब्द मेरे अपने हैं। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी 2020 खेल रही है। आप देखिए कि जनता की बातें कौन करेगा? जनता की बातें जनता से करनी चाहिए, जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहिए। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी जब उसको सत्ता हासिल करनी होती है, एक बार आपको याद होगा, शायद आपको एक वाक्य याद होगा, एक बहुत बड़े नेता थे, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, बहुत बड़े नेता थे, तो उन्होंने कहा कि हम अधिकांश जगह पे सरकार बना चुके हैं, श्रीलंका में भी और नेपाल में भी सरकार बनाना बाकी रह गया है। शायद शुभंकर जी को अच्छे से ध्यान होगा, सभी को ध्यान होगा। तो ये सत्ता की भूख दर्शाती है कि हमारी सत्ता की भूख क्या है, दूसरी बात। और तीसरी बात, जनता के बीच जाया जाता है जनता के मुद्दों को लेकर के। आप बंगाल में जाइए, आप बहुत सारी चुनावी सौगात उनको दे रहे हैं, दीजिए, लेकिन बाकी प्रदेशों के बारे में भी मत भूलिए। आपको सत्ता की ऐसी भूख है कि आप विरासत में दे के आए, जैसे आपके पास से है, ये ले जाइए, ये ले जाइए, आप दीजिए, सौगात दीजिए, लेकिन लोगों को क्या देना है ये भी देखिए। आप जनता से बात करते कि हम रोजगार कितना दे सकेंगे, हम सुरक्षा कितना मुहैया करा सकेंगे, जरूरत की चीजें क्या क्या हम आपको वो मुहैया करा सकेंगे, जरूरती बुनियादी को आप देखिए। आप सिर्फ क्या श्री रामचंद्र, दुर्गा माता, मुस्लिम, हिंदू, इन सब चीजों से काम नहीं चलेगा। आप कहते हो हम बदलाव की राजनीति कर रहे हैं, इसे बदलाव की राजनीति आप कहते हैं? इसे जाति धर्म में लोगों को बदलाव के तहत राजनीति कर रहे हैं? हम तो मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, हम तो सिर्फ मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। हमारा गठबंधन जनता के साथ है। आपके सबसे प्राथमिक मुद्दा है सुरक्षा का, सबसे प्राथमिक मुद्दा है रोजगार का। हम जो अर्थव्यवस्था जो है प्रदेश की, उसको और मजबूत करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। जिनकी जो बेसिक जरूरत है, हम उन चीजों को ध्यान रखें, कैसे प्रदेश और देश आगे बढ़ सके, उन मुद्दों को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा आगे वाला दिन आपको दिखेगा कैसे, क्या हमारी प्लानिंग क्या है, वो आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। अभिषेक जी ने आरोप लगाया है आप पर, दयाशंकर जी, कि आपके पास सत्ता की भूख है सिर्फ। दयाशंकर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूं, मैं उसकी जवाब भी देने की कोशिश करता हूं। मुझे लगता है अभिषेक जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, इसमें दिक्कत कहां है? हम लोग राजनीतिक पार्टी है, और यदि ये भी राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो राजनीति में यही होता है कि लोकतंत्र में वोटर के पास जाते हैं, अपने चुनाव को जीतते हैं और उसके सरकार बनाते हैं। किसकी भूख नहीं होती है? क्या ये शुभांकर बाबू कह देंगे कि दीदी का ये भूख नहीं है कि वो बनी रहे? साहब ताली बजा रहा हूं आपके लिए, थोड़ा देख लेते हैं। अरे सर, तो श्रीलंका और नेपाल में भी सरकार बना डालेंगे क्या? श्रीलंका और नेपाल में भी सरकार बनाएंगे? मुझे लगता है आपका धन्यवाद मुझे देना चाहिए, लेकिन ये बीच में ये टोका टाकी तो ठीक नहीं है। कर ले, या तो यही कर लेते हैं हम लोग। अब यदि आप मेरे से टोका टोकी करें तो फिर मैं कैसे कहूंगा कि आप विद्वान आदमी हैं? मैं तो ये मान बैठा हूं कि देश के 2 विद्वानों के साथ में बैठा हूं इस वक्त, और एक अच्छे एंकर के साथ में डिबेट कर रहा हूं। लेट दैट बी वेरी क्लियर, यू आर ए जेंटलमैन, लेट अस बिहेव लाइक दैट। दीदी को अपना काम करने देते हैं, ग्राउंड पर जो हो रहा है वो ठीक है, यहाँ पर कम से कम प्रदेशवासी इसको देख रहे हैं, उसको देखने देते हैं। आप इस बात को यदि कह रहे हैं कि ये राजनीतिक भूख है, तो राजनीतिक भूख होती है, उसको आप ताली बजाइए चाहे थाली बजाइए, हम थाली भी बजवाते हैं, वो भी बजा सकते हैं आप जाके घर पर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जानना होगा आपको कि राजतंत्र में जब संविधान की संरचना हुई है, तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो भी सरकार बनती है ये वो लोगों के बीच से बनती है, लोगों के द्वारा, लोगों के वेलफेयर के लिए और लोगों के बीच से, इसीलिए गवर्नमेंट बनती है। आप चाहे तो अंग्रेजी में इसको मैं ट्रांसलेट कर सकता हूं, लेकिन ये भावना आप समझते हैं। और उसी दौर में उसी गवर्नमेंट को बनाने के लिए हम भी आपके, चाहे आपके यहां जाएं चाहे आपके यहां जाएं। और यदि आप लोग सन्यासी लोग हो तो दोनों सन्यासियों को प्रणाम, यदि आप नहीं चाहते हो तो, राजनीतिक भूख आपकी नहीं है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
लेकिन हमें है, ये मैं स्वीकार करता हूं, और इसी के लिए तो हम मैदान में उतरे हैं। आप समझ क्यों नहीं रहे इस बात को? छोटी सी बात को आपने इतना लंबा खिंचवा दिया। देखिए, दोनों जगह का जो चुनाव है, आपने एक शब्द कहा कि एक जगह थोड़ी, आपने 8 अस्तरों में कर दिया और एक जगह थोड़े में कर दिया। उसके कारण है ना, आपको खुद आपने अपनी बातों में कह दिया है उसके कारण क्या थे। हमने भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और रही बात आपके चुनाव जीतने की, तो मैं तो कह ही रहा हूं कि अब 2 मई कितना दूर है, अब तो जल्दी आ जाएगा और सब निकट के सामने आ जाएगा। इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहाँ दिक्कत कहाँ है आपके साथ? आभार आपका। ठीक है, पहले शुभांकर जी के पास आएंगे, पहले उनसे जवाब लेंगे, वो ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। जी शुभांकर जी। हाँ, अब देखिए, आप खुशी पर भी अगर आप ऐतराज जताएंगे तो कैसे? नहीं, मुझे क्यों ऐतराज हो सकता है? एक तो मुस्कुरा दे, तो मैंने तो बड़ी मुस्कुराहट बात, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बताऊं दयाशंकर जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। और बाकी मतलब एक शिक्षित किसी के साथ अगर चर्चा होती है तो अच्छी बात यही होती है। देखिए, यहाँ पे झगड़ा नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से आप भी बात रख रहे हैं और आप सुन भी रहे हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। बिल्कुल आपने कहा चुनावी भूख ये जरूरी है, लेकिन चुनावी भूख के लिए कुछ भी करना वो जरूरी नहीं है। मैं एक बात, छोटी सी बात कहूंगा कि जैसे आपने कहा, जब कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, बहुत अच्छा लगता है। देखिए, नरेंद्र मोदी नेता किसी के हों, प्रधानमंत्री हम सबके हैं, और सुनने में बहुत अच्छा लगता है जब सबका साथ सबका विकास की बात आती है। लेकिन जनाब, ये हो नहीं रहा। मैं बताऊं कैसे नहीं हो रहा। जरा प्लीज, कोरोना के बाद से आप देखिए, जब पूरी तरीके से इंडस्ट्री सब दबती चली गई, टूटती चली गई, तो ये देश के अच्छाई के लिए नहीं हुआ। अगर बिजनेस हाउसेस के नाम लेते हैं तो सिर्फ 2 बिजनेस हाउसेस का नाम छोड़ करके तीसरा कोई बिजनेस हाउस बढ़ता नहीं है, तो इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कहते हैं। जब आपके चारों तरफ से रोजगार जा रही हो, तब आंखें मूंद करके अगर हम चीजों को डिसेंट्रलाइज करते हैं या प्राइवेटाइजेशन को बढ़ा देते हैं, तो उसको भी मतलब बुद्धिमानी नहीं कह सकते। जब देश की इकोनॉमी पूरी डगमगा रही हो, तब आप समझ रहे, आप एक प्रदेश को जाके समझा रहे हैं कि वहां की इकोनॉमी हम संभाल लेंगे। देश संभाल नहीं पाए, आप वहां की इकोनॉमी कैसे संभालेंगे? क्या आपके पास रोड मैप है? चलिए, हम तो खराब है साहब, हमने तो ठीक से नहीं किया। चलिए, आपकी बात सही, आपके पास रोड मैप क्या है? तीसरी बात, जो नीति की बात करते हैं कि वो नीतियों को लेके हम लोगों तक जाएंगे, नीति कौन बनाते हैं? जिन नीतियों को लेके बनाएंगे, जो विधायक आप में से बनेंगे, वही ना विधि बनाएंगे। और ये वही लोग हैं जिनको आप दूसरे पार्टियों से तोड़ तोड़ के ला रहे हैं। तो उनकी विधि कैसे चेंज हो जाएगी भाई? उनकी नीति कैसे बदल जाएगी? इंसान तो वही रहेंगे, लोग तो वही रहेंगे। अगर शुभांकर कल आपके पास आएंगे और अपनी जुबान को बदल देंगे, तो लोगों की नजर में हम गिर जाएंगे साहब, कहीं ना कहीं। तो ये जो राजनीति हो रही है, ये गलत कहीं ना कहीं बैठ जा रहा है, और इस बात को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहां बात यह नहीं है कि हम और आप प्रतिस्पर्धा में हैं कि नहीं है, बिल्कुल है। कल के दिन में आपकी वहां पे सरकार चुन के आ जाएगी, बहुत अच्छी बात है, आप वहां पे सरकार चलाएंगे, आप लगाएंगे। लेकिन कुछ सीटें तो हमको भी मिलेंगी। अगर हम भी कहीं पे लोग बैठेंगे ना, वो भी नेता कहलाएंगे, वो भी विधायक कहलाएंगे, वो भी जनता के बीच में जाएंगे, चाहे वो आपके पार्टी से हो चाहे हमारे पार्टी से हो। लेकिन उनका जो भरोसा है जनता के बीच में, वो नहीं रहेगा। शुभांकर जी, छोटा सा सवाल मेरा, मतलब आप मान रहे हैं कि वहां पर आने वाले टाइम में कमल खिलने वाला है? सपोज में ही सही, बट आप मान तो रहे हैं। अगर मैंने वही बात मैंने कहा ना, देखिए यहाँ पे हम कोर्ट में वकीलों की तरह के तो हम आए नहीं थे। जैसे एजम्पशंस में बात अभी दयाशंकर जी ने की, मैंने वही एजम्पशन की बात मैंने भी की। सपोज में ही, अरे एक बात बताइए, तो फिर तो चुनाव की जरूरत क्या है? फिर तो हम लोग ऐसे चुपचाप उधर बैठ जाते। यहाँ पे सिर्फ मुहिम पर और रैलियों के ऊपर ही देखिए हमने इतना भीड़ इकट्ठा किया। साहब, आप लोगों को गाड़ियों की जरूरत पड़ती है, तब जाके रैली पीछे चलती है, करोड़ों के रथ बनते हैं। ममता जी वहां पे अकेले चलती हैं, बिल्कुल। अगर उनकी पूरी परिधान टॉप टू बॉटम ले लिया जाए ना, तो 400 रुपए पूरे नहीं बनेंगे। लेकिन उनके पीछे जो 15 लाख 20 लाख लोग जो चलते हैं, वो होते हैं फॉलोअर। वो नहीं होते जो करोड़ों के रथ के पीछे दौड़ रहे हैं। अगर आपके पीछे 40 लाख है तो 40 लाख, जनता कितनी होगी वहां की? तो मान रहे ना कि कुछ ना कुछ उसमें ऐसी बातें होंगी, कुछ बाहर के लोग आते होंगे, है कि नहीं? फिर मैं पूछता हूं, बिहार से आपको लोग लाने की क्या जरूरत पड़ती है? क्योंकि बंगालियों की तो हिंदी इतनी अच्छी होती नहीं वहां पे। और वहां पे जितनी चर्चाएं होती है, जितने लोग आते हैं, जहां गुंडे होती है, जिनको पकड़ा जाता है, देखिए उसके बाद भाषण देखिए साहब, तो ये कहां के लोग हैं? कौन लोग आते हैं? शुभांकर जी, इसी के साथ मेरा एक छोटा सा सवाल, फिर मैं चर्चा में आपको भी लेऊंगी। अभिषेक जी, काफी देर से आप शांत हैं। मेरा ये सवाल है कि आप कह रहे लोग ममता के फॉलोअर्स हैं, उनके पीछे लोग चलते हैं, तो लेकिन सरकार मोदी जी की क्यों हर जगह बन रही है? अरे भाई, जिस जगह पे हमारी पार्टी नहीं है, वहां के लिए तो मैं बात नहीं कर सकता ना। मैं तो बंगाल में हूं, तो मैं तो बंगाल की बात करूंगा ना। मैं कहां से कह रहा हूं? आप कह रहे हो कि वहां दीदी के पीछे चलती है तो बाकी जगह, तो गुजरात में बनता,
क्या गुजरात में ममता जी जाके लड़ी थी? हम तो बंगाल की बात करेंगे। जब हम बंगाल में जहां ममता जी लड़ ली वहां का आगे चुनाव में देखा जाएगा। हाँ, एक बात बहुत बड़ी बात अभिषेक जी ने कही कि देखिए 234 सीट होते हैं, एक चरण या 2 चरण में आपके चुनाव खत्म हो जाते हैं। 294 सीट होते हैं, 8 चरण में होते हैं। सीबीआई का इस्तेमाल होता है, कैसे होता है सामने देख लीजिए। लोकसभा चुनाव के नतीजे देखे होंगे शुभांकर जी आपने। बीजेपी का लगभग 40.64% वोट था। अच्छा, अब एक बात बताऊं, थोड़ी सी गणित की बात है। जरा सा देखिएगा कि जो टोटल जब आपने वोटिंग संख्या देखी, वोटिंग परसेंटेज देखा, हमने लूज किया 3%। जब हमारा 2000, अगर आप 12 सीटें गंवाई थी। एक मिनट सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं, सीट गंवाने की सिर्फ बात नहीं है। यहां पे आप वोटिंग परसेंटेज की बात करें कि अभी भी हमारा 43% वोट था। जब हम उससे पहले जब हम लोकसभा में उतरे थे, जिस समय हमारे 34 सीट थी, हमारे पास 46% था। तो आप कहना चाहते हैं कि 3% वोट हम घटने से बीजेपी को रास्ता मिला? नहीं, आप जरा देखिए सीपीएम का जो घटा वहां पे या कांग्रेस का जो घटा, उसका जो फायदा जो बीजेपी को डायरेक्टली मिल गया, मेनली तो कम्युनिस्ट वालों ने तो उठा के थाली सजा के इनके सामने परोस दी, वो इनको सबसे ज्यादा फायदा पड़ा। और आज जो लड़ाई जो सबसे ज्यादा बीजेपी लड़ रही, वो एक्चुअली कम्युनिस्ट वाली लड़ाई है, जो इनके खेमे में, इनके पर्दे के नीचे और इनके परचम के तले लड़ी जा रही है। मेरा सिर्फ इतना बताना है कि लोकसभा चुनाव में जो सीटों की बढ़त और घटत हुई थी, वो आपने 12 सीटें गंवाई थी, प्लस बीजेपी ने 16 सीटों की बढ़त थी। ओहो, आप फिर बात नहीं समझ रही हैं। देखिए, जो चुनाव होता है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन उसमें से उन जो अभी जो बीजेपी के जो 18 सीट आए, उसमें से 8 सीट ऐसे थे जिसमें जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री था वो 8000 वोट से भी कम का था। उसको आप हार जीत कहेंगे। कुछ सीट ऐसे थे, मैं अर्जुन सिंह जी की सीट के बारे में बता दूं, 3 बार काउंटिंग हुई। पहले वहां पे दिनेश त्रिवेदी जीते हुए घोषित कर दिए गए थे, फिर से रिकाउंटिंग हुई, फिर उनके वोट गणना हुई, 3 बार काउंटिंग के बाद तब जाके अर्जुन सिंह की सीट निकल पाई। तो वहां पे जो ईवीएम और इसका जो खेल, मैं तो उस पर प्रश्न तक नहीं ला रहा अभी तक। ठीक है, कोई बात नहीं। बिहार में भी बहुत सारे लोग बहुत ही कम नंबरों से आगे पीछे हुए हैं, विधायक आए, ऐसी कोई बात नहीं है, बट जीत तो जीत होती है ना। ठीक है, अच्छी बात है ना। देखिए, मैं बात तो वही कह रहा हूं कि जीत होती है। अब सामने का जब चुनाव होगा तो पता चल जाएगा कि इसमें कितनी बढ़त है, कितनी जीत है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव थोड़ा ही है। और अगर इनके में इतना बूता होता तो क्या इनको जरूरत पड़ती कि दूसरे पार्टियों के नेताओं को तोड़ के लाके तब जाके इलेक्शन? दयाशंकर जी, मैं आपके खुद का बूता कहां है? दयाशंकर जी, मैं आपके पास आ रही हूं, लेकिन अभिषेक जी, आप बंगाल में खुद को कहां देख रहे हैं? टीएमसी के साथ, अलायंस के साथ देख रहे हैं या फिर अकेले? देखिए, अलायंस किसके साथ होगा ये तो आने वाले टाइम पे आपको पता चल जाएगा। ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। हमें सिर्फ अपने जो हमारे अपने कार्यकर्ता हैं, अपने जो वोटर्स हैं, हम सिर्फ उनको देख रहे हैं, जो मुद्दों की राजनीति है उनको देख रहे हैं। नंबर 1 बात। और दूसरी चीज, कोई भी पार्टी कहीं पे भी जाए तो उसका अस्तित्व तब बनता है जब वो अपने खुद स्वेच्छा से अपने प्रतिनिधि को लेकर के आए और चुनाव लड़ाए, चाहे वो छोटा सा कार्यकर्ता हो, चाहे वहां का लोकल पार्षद हो, चाहे किसी को भी नेता बना करके चुनाव लड़ती, तो बड़ी बात होती। सिर्फ सत्ता पाने के लिए आप कहते, अटल बिहारी, आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि मैं जोड़ तोड़ की राजनीति पर विश्वास नहीं रखता हूं। लेकिन यहां पे तो ये वैसे लोग हैं, सत्ता के ऐसे भूखे नंगे लोग हैं कि अगर जहां पे इनका मैंडेट नहीं होता है और जहां पे थोड़ा सा मार्जिन कम होता है, दूसरी पार्टी का भले बहुमत ज्यादा हो, वहां पे सीटें ज्यादा हो, तो कैसे जोड़ तोड़ की राजनीति करके सरकार बनाई जाती है, वो किसी से छुपा नहीं है। कैसे कोरोना काल की आड़ में सिर्फ वोटों की राजनीति और शपथ ग्रहण कराने के लिए लोगों को बलि चढ़ा दिया जाता है, ये किसी से छुपा नहीं हुआ है। इसे अगर सत्ता की भूख कहिए तो मुझे लगता है कि ऐसी सत्ता की भूख उसी व्यक्ति को मुबारक हो। हम विपक्ष में ही ठीक है, लेकिन आने वाले दिनों में आपको जवाब मिलेगा। हमेशा सत्ता का नशा चढ़ के नहीं बोलेगा। आप इस बात को भी याद रखिएगा। आज किसानों ने आपको दुत्कारा है, आज व्यापारियों ने आपको दुत्कारा है, आज आपको युवाओं ने दुत्कारा है। आने वाले दिन पर पूरी संपूर्ण भारतवर्ष आपको बताएगा कि आप क्या हैं। झूठ बोल करके आप एक बार सत्ता हासिल कर सकते हैं, 2 बार हासिल कर सकते हैं, लेकिन तिबारा हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि झूठ होता है। आप ये कह देंगे कि मैं 15 लाख रुपए दे दूंगा, ये मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा, 5 रुपए दे दूंगा, लेकिन उसके बाद आपकी जबान से निकला हुआ सत्य सत्य ही कहलाता है। उसे मानती है जनता, क्योंकि वो आपकी फॉलोअर्स होती है जनता, वो आपके ऊपर विश्वास करती है जनता। लेकिन अगर आप उसको खून के आंसू रुलाएंगे तो वो आपको बताएगी भी और आपको अनेक समय दिखाएगा भी। दयाशंकर जी, आपका रिएक्शन? और यही अटल बिहारी, मैं आपको फिर से याद दिला, यही अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में कहा था, मुझे जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करनी, हम विपक्ष में रह लेंगे लेकिन जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि
दोनों प्रवक्ता बंधुओं ने जिस तरह से अपनी बात रखी है, इसमें कुछ एक बिंदु आए हैं। एक ये कि सत्ता की भूखी दीदी नहीं है। 88 में मेरे सामने ही जब वो कांग्रेस के अंदर थी और वो युवा मोर्चा में आपके यहाँ सचिव हुआ करती थी भोला पांडे के साथ, सिर्फ इस बात के लिए कि उनको एक कुर्सी बैठने को एक कमरे में नहीं मिली कांग्रेस में, रायसीना हिल में, उन्होंने उस पार्टी को लात मार के दूसरी पार्टी बना ली। ये होती है सत्ता की भूख, छोटी छोटी बातों के लिए करना। जहां तक आप सत्ता की कम्युनिस्टों की बात कर रहे हैं, अब इनका विलय होने की बात हो रही है। ये विलय क्यों हो रहा है? जब उसी दीदी ने इनको ज्योति बाबू के पास बाद जब दूसरे मुख्यमंत्री इनके आए तो किस तरह से उन्हीं के खिलाफ बैठ करके और वो चुनाव जीती। आज ये दिन आ गया कि अपने कुकर्मों की वजह से अब उनका भी साथ लेने को तैयार है और कम्युनिस्ट भी अपने कुकर्मों की वजह से वहां जाने को तैयार है। मेरा कहना यह है कि आप कहते, अभी एक बात उठी थी कि लाल किले के झंडे के ऊपर जो कहा गया वो एक धर्म विशेष का झंडा था। क्या इस देश की लोकतांत्रिक परंपरा है कि एक धर्म विशेष के, किसी भी धर्म को ले लीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी का भी हो, क्या ऐसे लगाने की परंपरा है? यदि नहीं है तो उसकी भर्त्सना आपको करनी चाहिए। नहीं करते, ये आपका विचार है क्योंकि जनता इसको देखती है। तीसरी बात जो आप बार बार कह रहे हैं, अपराधी कौन है जी? अपराधी वो होता है जो तोड़फोड़ करता है, अपराधी वो होता है जो जान माल को खतरा करता है। आपने कितने लोगों का वध किया है वेस्ट बंगाल के अंदर, आपको पता है। यदि केरल की बात उठा लो, आपने एक से एक वीडियो देखे होंगे, कोई गाय का सिर काट रहा है, कोई आदमी का सिर काट रहा है, कोई किसी को पूछने वाला है? लेकिन जब वहां बाढ़ आई तो हमारे ही संगठन जा जा करके वहां पर सेवा कर रहे थे। वहां की सरकार व्यवस्था होने के बाद भी उस व्यवस्था का प्रबंधन सुनिश्चित नहीं कर पाई। ये सब कहने की बातें, बोलने के लिए आप कुछ भी बोल दीजिए। चूंकि आप टीवी पर है, आप मुझे भी गली आ सकते हैं, आपका पूरा स्वागत है, लेकिन मैं इसको पसंद नहीं करूंगा और ना ही मैं किसी को ऐसा करता हूं। चाहे ये पांचों राज्य उठा के देखिए, चुनाव में जाना कोई बड़ी बात नहीं। चुनाव हो रहा है, एक संवैधानिक संस्था है, उसने तय कर दिया है, उसके हिसाब से हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। अब हम लोगों के ऊपर, सबके ऊपर आचार संहिता लागू है। मैं टीवी डिबेट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बाकी लोगों पर जमीनी स्तर पर लागू है। ऐसे कैसे हो सकता है कि चुनाव का जैसे घोषणा होती है कि चुनाव हो गया, लागू हो जाता है, सीधा सीधा आप भारत के चुनाव आयुक्त को और उस सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं कि हम न कार्यालय रहने देंगे, न इनके प्रचार सामग्री को रहने देंगे। आप कर क्या रहे हैं? आप देश के प्रधानमंत्री, आप याद करिए शिष्टाचार कितना बड़ा है दीदी का। मैं कुर्सी वाली कहानी सुनाया आपको। शिष्टाचार देखिए कि प्रधानमंत्री जाते हैं, एयरपोर्ट पर उतरते हैं और उस प्रदेश की मुख्यमंत्री समय से पहुंच नहीं पाती है, सफेद कदम बढ़ा करके सहृदय प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हैं और उनको नमस्कार करके उनका स्वागत करते हैं। वहां के क्या हालत है राज्यपाल की? आप लोगों ने ऐसा मान रखा है जिसे वो पार्टी के है। ठीक है, पार्टी में थे, लेकिन वो संवैधानिक न उनको, आपको विधानसभा में, आपको घटना पता होगी, 1 साल पहले आप उनको विधानसभा के अंदर नहीं जाने दिए थे। ये सब होता है आपके यहाँ। परंपराओं का निर्वहन करना लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। हम लोग भी, हम तीनों लोग बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत यदि कहा जाए तो हम तीनों लोग एक दूसरे के प्रति अपनी परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं डिबेट का, और होस्ट की भी हम इज्जत करते हैं इस बात में। तो मेरा मानना यह है कि अब चुनाव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हो चुका है, सबने अपनी अपनी तैयारी कर ली है, और मेरा मानना है वो ठीक करेंगे। लेकिन अब ये कैसे कह सकते हैं कि हम जो है स्वार्थी हैं, सत्ता के लोभी हैं, लोभ में कुछ भी कर सकते हैं। आप याद दिला रहे थे अटल जी की बात, आप याद दिला रहे थे। अटल जी ने कहा था, मैं बता रहा हूं, 1 वोट के लिए जब उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन चुके थे, वहां से जीत भी चुके थे, लेकिन उन्होंने आकर के, इसको कहते हैं सत्ता का, कायदे से उनको छोड़ देना चाहिए था उस पद को, लेकिन 1 वोट दे करके उन्होंने हमारी सरकार गिरा दी थी। तब अटल जी ने कहा था कि जोड़ तोड़ की राजनीति, आपको याद है ना, फगन सिंह कुलस्ते ने किस तरह से रुपया ला के दिया था जब अमर सिंह के साथ बात हुई। उन्होंने कहा था कि ऐसी राजनीति जहां जोड़ तोड़ करनी पड़े, वहां मैं उसको चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। इट इज ए रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी, ये उनकी बायोग्राफी में भी लिखा है। आप उनके सिद्धांतों की बात करते हैं, लेकिन उनके सिद्धांतों में चल भी तो नहीं रहे। आपको देखो शुभांकर, आपको ऐसा लगना ही चाहिए क्योंकि आप विपक्ष में हैं। मान लीजिए आपको ऐसा नहीं लगेगा, आपको सब कुछ ठीक ठाक लगेगा,
तो फिर आप ही के पार्टी वाले आपको निकाल मार करेंगे। आप ये बताइए कि शुभांकर भाई, आप हमको कहते हैं कि आपके पार्टी से लोग हमारे पास आ गए, यदि वो हमारे सिद्धांतों पर चलने को तैयार है और हम उनको स्वीकारते हैं तो क्या गलती है? आपके यहाँ दिक्कत क्या है? वो दिक्कत आपके साथ भी आएगी शुभांकर, जब थोड़ा बड़े नेता हो जाओगे तो। वो दिक्कत ये है कि भतीजा, उसकी पत्नी, अब ये लोग सामने आने लगे हैं। कहाँ जाएंगे आप? हर पार्टी में तो यही हाल है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी में तो ठीक है, हम सुनेंगे आपकी पूरी बात और सुनने के लिए तो बैठे हैं। केवल एक बार होश इशारा करें, हम 1 सेकंड नहीं लगाएंगे। कुछ तथ्यों को मतलब बोलते ही रहेंगे। आप इतना अच्छा बोलते हैं, मुझे अच्छा लगा सुनने में, लेकिन नहीं, आप तथ्यों के आधार पर बात करिए, हमसे सर तथ्यों के आधार पर आप बात करिए, हम कभी आपको नहीं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप चुनाव लड़िए, आपका स्वागत है। चुनाव लड़िए, मानता हूँ बहुत अच्छे प्रवक्ता कुछ कम रह गए, और जयशंकर जी इतने शिष्ट प्रवक्ताओं के साथ हमारा पाला नहीं पड़ता, तो मैं तो बहुत वाकई आभारी हूँ कि आप आए हैं इसमें। लेकिन थोड़ी सी बात आपको कहना चाहूँ, याद दिला दूं, अगर थोड़ा सा एक लाइन और। अच्छा, हमारे आपके बीच में मतभेद हो सकता है, लेकिन हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी आपसे नहीं है। कभी नहीं। चुनाव लड़िए, आपको शुभकामनाएं। बिल्कुल। अच्छा जयशंकर जी, अब थोड़ी सी बात, अगर आपका इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा बता दूं। जैसे आपने अटल बिहारी जी की बात इतनी बार कही, आप भूल गए उनके एक सहयोगी हुआ करते थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, बेचारे बूढ़े होते होते अब बिल्कुल उसके वो बेचारे सामने जाते, कितना बुरा लगता है। प्लीज वीडियो को खंगाल के देखिए, वो बेचारे मोदी जी के सामने हाथ जोड़ रहे हैं और उनके सामने से सबसे मोदी जी नमस्कार करते हुए जाते हैं। 2 बार 3 बार उनके सामने से निकलते हैं, आडवाणी जी के सामने नहीं रुकते, वो निकल के चले जाते हैं। तो शिष्टाचार की बात तब अच्छी नहीं लगती। शिष्टाचार की बात तब नहीं अच्छी लगती जब मोदी जी जैसे इंसान जब पहली बार जब चुन के आते हैं और वो कहते हैं कि लाल कृष्ण जी के उस पर से वो सम्मान उधर से लेने जाते हैं, उसके बाद उनको उनके रेजिडेंस से तक वहां पे कभी जाते नहीं है, उनके साथ कभी मिलने नहीं जाते। और इसका दुख जो है हमने नहीं, ये खुद लाल कृष्ण आडवाणी जी ने बयान किया है। खैर जाने दीजिए, इस तरीके से आपके साहब मुरली मनोहर जोशी, मैं बहुत बड़ा लिस्ट है साहब, बहुत बड़ा फहरिस्त है जिन लोगों को कभी सम्मान मिला ही नहीं, देखे ही नहीं उनकी तरफ। खैर कोई बात नहीं, अरे कम से कम जहां राम कोविंद जी का नाम ले रहे थे, एक बार आडवाणी जी को भी बता दिए होते राष्ट्रपति पद के लिए, बेचारे इतने दिनों से लाइन पे लगे रहे, प्रधानमंत्री बन नहीं पाए, कोई बात नहीं। खैर अब मैं आपको दूसरी बात का एक जवाब दे दूं। आप लोग बार बार कहते हैं ना, अगर दीदी उधर से आपने पहले खुद ही कहा कि भाई सत्ता का लोभ तो होना ही चाहिए, अगर राजनीति में है तो सत्ता लोभ अनिवार्य है, उसके बाद आपको सत्ता लोभ से भी क्षोभ होने लगा। खैर कोई बात नहीं, वो भी ठीक है, मान लिया आपकी बात। लेकिन एक छोटा सा प्रश्न पूछूं आपसे, मैं ये पूछता हूं कि जब आप किसी पर आरोप लगाते हैं और अगर आरोप सिद्ध होने का कगार पर होता है, तो उसको जेल में डालने की कोशिश होनी चाहिए कि पार्टी में डालने की कोशिश होनी चाहिए? मुकुल राय अगर दोषी साबित होते हैं, उसके बाद बताइए सीबीआई की कितनी बार इंक्वायरी हुई, लेकिन वो तुरंत जैसे ही आपके पार्टी में आके शामिल हो गए। अब कहां है? शारदा कांड से। शारदा कांड में सबसे बड़े जो अभी आरोपी कौन है पता है? जो जांच कर रहा था वो है राजीव कुमार, लेकिन जो मेन आरोपित था यही शुभेंदु अधिकारी का नाम आप लोग नारदा तक में लाए थे। अब बात खत्म, अब वो आपके साथ आ गए। मैं कह रहा हूं कानून सबके लिए एक जैसा ना होगा भाई, जो मेरे बेटे के साथ हो आपके बेटे के साथ भी हो। ऐसा कैसे होता है कि आपके बेटे को बांटो मेरे को डांटो? ये कैसे हो सकता है जनाब? तो कम से कम जो आरोपित हो उसको जेल के पीछे पहुंचाइए, पार्टी में शामिल कर रहे हैं। अरे हमारे यहां सब खराब नेता हैं, सबको जेल के पीछे डाल लिए, लेकिन आप उनको डरा धमका के तो पार्टी में शामिल ना कर रहे हैं कि भाई सीबीआई हट जाएगी, ईडी तुम्हारे पीछे से हट जाएगी, सबको आप हटा दिए जाएंगे। यही ना करेंगे तो फिर आपको लांछन लगाते शोभा नहीं देता। लांछन मत लगाइए। आज शुभांकर बुरा है, कल शुभांकर आपके साथ आ गया तो किस जुबान से कहेंगे कि मेरा साथी है भाई? अब तो इनकी जो चाल चरित्र नीति सब बदल गई, कैसे बोल देंगे इस बात को? मुझे कुछ कहना है। ठीक है। अब पहली बात ये कि शुभांकर बुरा नहीं है, ये मैं अपने वर्ड्स को, स्टेटमेंट्स को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ एंड लेट इट बी एम्प्लीफाइड नाउ दैट शुभांकर इज ए प्रॉपर जेंटलमैन एज फार एज आई एम कंसर्न। कल को छोड़ के आ जाते हैं, आपका स्वागत है सर। डोंट से लाइक अननेसेसरी हम लोग इसको ना बढ़ाएं। व्यक्तिगत तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी है सब राजनीतिक है, सामाजिक है। सामाजिक स्तर पर मेरे लिए शुभांकर उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने अभिषेक है। आपके लिए हम है या नहीं है वो मैं नहीं जानता, वो आपके ऊपर छोड़ता हूं। अरे बिल्कुल लेकिन जो भी चीजें हैं, लेट दैट बी वेरी क्लियर। यहाँ पर हम पर्सनल दुश्मनी के लिए नहीं बैठे। सबको राजनीति में सत्ता के लिए एक परिपाटी प्रूव्ड है कि सत्ता में आने के लिए हर आदमी लोकतंत्र में जाता है। हम भी जा रहे हैं। अभिषेक से कोई मेरी दुश्मनी थोड़ी है या आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है, लेकिन ये मत कहिए आप कि हमने कहा कि शुभांकर खराब है और अभिषेक खराब है। नेवर।
आई नेवर डू दिस। ये मेरी हिस्ट्री रही है, पूरे 5 साल के डिबेट की हिस्ट्री रही है कि आज तक आई हैव नेवर सेड एनीबॉडी वेदर एंकर और अदरवाइज कि भाई आप ऐसे कर रहे हैं, कुछ नहीं, वो आपका प्लेटफॉर्म है, व्हाटएवर यू हैव टू स्पीक यू काइंडली स्पीक। बट एक चीज याद रखिए, किस सीबीआई की बात कर रहे थे आप? उस सीबीआई को जिसको आपने पकड़ करके कांग्रेस के जमाने में कहा गया कि वो पिंजरे में हो गई, और अब आपके जब प्रदेश में गई है तो आपने उठा के उसको अरेस्ट कर लिया। दयाशंकर जी, मेरा भी एक सवाल है कि टीएमसी के 1 दर्जन विधायक और 3 मंत्री आपके साथ चले गए, इसलिए आप ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। नो इट इज नॉट, हम उत्साहित नहीं हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पार्टी जीते, हमारी कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया है। हम आपको बताएं, यदि हमसे आप व्यक्तिगत पूछती हैं तो 2 साल से राष्ट्रीय संगठन मंत्री वहीं पर है, आपको जाना पड़ता है। गिमिक से जीता हुआ चुनाव की वही हसरत होती है जिसके लिए आज शुभांकर भाई तड़प रहे हैं। याद करिए, टाटा के खिलाफ आप कहते हैं ना इंडस्ट्री के लिए आप परेशान है, टाटा के खिलाफ क्या हुआ था? दीदी जाके सो गई, वहीं पर रोडे पर सो गई, उसके बाद क्या हुआ? वापस लेना पड़ा। आप कहते हैं बिहारियों की क्या जरूरत है? कौन बताए कि बलिया जिला से लेकर के पटना तक और उस लाइन से आगे बढ़ जाइए तो मैक्सिमम लोग यूपी बिहार के सर आपके यहाँ सेवा करते हैं। आप क्यों इस तरह से बात कर रहे हैं? हम लोग बाहरी नहीं है, हम आप ही के हैं, केवल समझने के परसेप्शन की जरूरत है, बस दैट्स ऑल। हम उत्साहित नहीं, हम जरूर सजग हैं आपसे कि कहीं तोड़फोड़ आप न कर पाए और आराम से चुनाव हो। इसीलिए चुनाव आयोग ने भी इसको 8 चरणों में करने का आदेश दिया है। अभिषेक भाई कुछ कह रहे थे। अब फिर कहेंगे 8 चरणों में तोड़फोड़ की, तो क्राइम बढ़ ना गया, क्राइम घटा थोड़ी। भाई आरोप जब लगेगा तो आरोप कायम आपने बढ़ा दिया। पहले कहेंगे 1 चरण में 1 दिन में तोड़फोड़ हो जाती, अब आप कहेंगे 8 चरणों में तोड़फोड़ हो रही, तो इसमें 8 चरणों में मतलब खैर आप लोगों को समय अच्छा दे दिया गया प्रिपरेशन करने को और राजनीतिक तोड़फोड़ के लिए। सर एक्चुअली अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम आल्सो फ्रॉम आर्मी, अ फोर्स, अ सोल्जर। मैंने ये देखा है ना सर, एग्जैक्टली वी नो वेरी वेल, यू आर द पार्ट ऑफ आर्मी। वहां पर का वहां होना ये चाहिए कि जिस एरिया में कंसंट्रेशन होती है ट्रूप्स आपके पास उतनी ही है, एक फेज में आप लगा लें और उसको यदि सुनिश्चित करवा लें तो मुझे लगता है कि शांति व्यवस्था बनी रहेगी और चुनाव भी हो जाएगा। काहे का छाती पीटना? अब तो जो उन्होंने कह दिया है वो होना ही होना है, वो हम लोग करना है, बस दैट्स ऑल। वी शुड गो टू द फील्ड एंड डू द नीडफुल व्हाट इज रिक्वायर्ड। ठीक है दयाशंकर जी, ठीक है, हम चर्चा में वापस आते हैं। अभिषेक जी, आपके साथ मेरा सवाल है, इससे पहले आप लगातार कह रहे थे सत्ता की भूख, सत्ता की भूख, सत्ता की भूख, आप लगातार कह रहे थे। तो एक बार मैं आपको इतिहास में लेकर के चलती हूँ, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगी यहाँ पर, केरल पर आऊंगी मैं। किला बचाने की जद्दोजहद में वामदल लगातार लगा हुआ है, प्लस आप भी लगे हुए, ये मेरा सवाल है, मूल सवाल है। लेकिन मैं सत्ता से जुड़े हुए एक सवाल की बात कर लेती हूँ, 1992 की बात कर लेती हूँ। 1992 बाबरी मस्जिद डिमोलिश, याद होगा शायद आपको। 4 प्रदेशों में भाजपा की सरकार थी, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और 2 और है, अभी याद नहीं आ रहा उसके लिए। आपने लगातार चारों जगह के सीएम इकट्ठे रिमूव कर दिए थे। देखिए, जब सांप्रदायिक चीजें होती हैं, ये सत्ता की भूख नहीं थी। देखिए सुन लीजिए मेरी बात, जब सांप्रदायिक चीजें होती हैं तो उस समय केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कहीं भी सांप्रदायिक घटनाएं और ना बढ़ नहीं पाए, चाहे उसके लिए भी कोई भी कंडीशंस हो। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। उस समय इसलिए आप चारों जगह के सीएम हटा देंगे। जहां पे हमें अंदेशा होगा वहां पे हमें करना पड़ेगा, जहां पे हमें जरूरत लगेगी कि हाँ हमें यहाँ से सांप्रदायिक घटनाएं हो सकती हैं तो बिल्कुल हमें करना पड़ेगा। उस समय चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो या टीएमसी की सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, ये उस जगह पे नैतिक जिम्मेदारी उसकी बनती है, नंबर 1 बात। और दूसरी बात, आप केरल की बात कर रहे हैं, देखिए आने वाले टाइम पे आपको पता चल जाएगा वापस से कि किसमें कितना है दम। केरल में हम वापस से सरकार बनाने जा रहे हैं, ये भी मैं आपको बिल्कुल एश्योर कर देता हूं, हम सरकार बनाएंगे, ये हम कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, क्योंकि जनता के बीच हमारा प्यार है और जनता के साथ हमने गठबंधन कर रखा है। हम जनता के साथ ही उतरेंगे मैदान में, हम किसी को तोड़ेंगे नहीं, ना ही जोड़ेंगे। हम अपनी राजनीति, अपने मुद्दों की राजनीति हमने क्या किया है सिर्फ वो दिखाएंगे। हम जोड़ तोड़ की राजनीति पे विश्वास नहीं करेंगे,
ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन अभी तो जैसे कि पुडुचेरी में किरण बेदी ने इस्तीफा भी अपना सौंप दिया, लेकिन फिर भी आप लोगों का निशाना उन्हीं पर ही लगातार बना हुआ है। देखिए राज्यपाल, ये देखिए केंद्र, ये केंद्र की चीजें हैं कि राज्यपाल किसको बनाता है, कौन इस्तीफा देता है, कौन इस्तीफा नहीं देता, हम उनकी। लेकिन अगर राज्यपाल की कार्य प्रणाली अच्छी नहीं होगी तो हम प्रश्न चिन्ह जरूर उठाएंगे। अगर कोई ऑब्जेक्शनल चीजें हैं तो हम उठाएंगे। अगर कोई भी चीजें लगता है कि हमारी अगर सुनी नहीं जाएंगी तो हम केंद्र में, अपने केंद्र शासित केंद्र में हम बाकायदा पत्र भेजेंगे कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसके वजह से इस चीज के लिए है। अगर उसको सुना नहीं जाएगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी हम हमेशा कहते रहेंगे ये दूरियां थी। राज्यपाल का क्या काम होता है? राज्यपाल का काम होता है कि प्रदेश की कोई भी घटना जो रहे उसकी देखरेख करे और कोई भी सांप्रदायिक घटनाएं होने ना पाए, प्रदेश विकास कर सके। इन सब चीजों को देखना राज्यपाल का काम होता है। आप इन चीजों को अगर नहीं देखेंगे, सिर्फ दूसरी चीजों को देखेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। तो अगर कोई इससे अब रिलेशन ही नहीं रख रहा है, वो इस्तीफा देकर के बाहर जा चुकी हैं, फिर भी लगातार उन पे निशाना लगातार कहां तक जायज है? ये तो आप वही वाली बात कह रहे हैं, जैसे अभी शुभंकर भाई ने कहा था कि हम जब तक उनकी पार्टी में लोग थे तब तक तो आपराधिक थे, जब वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो दूध के दूल्हे और छींटे गंगा जल डाल करके उनको शुद्ध कर दिया गया। तो देखिए दिक्कतें कोई भी हों, अगर कोई भी दोषी है तो उसको दोषी कहा जाएगा, चाहे वो सत्ता में रहे चाहे ना रहे, चाहे वो इस्तीफा दे या ना दे। आखिर ऐसी क्या बात हो जाती है कि जब आज लोग रिजाइन कर देते हैं उसके बाद भी उसके ऊपर जांच चलती कि नहीं चलती है? तो वही चीज है कि अगर वो दोषी है तो उसको दोषी कहा जाएगा और आने वाले समय में भी उसको दोषी कहा जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग हो जाते हैं तो उसके बारे में तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है क्या क्या होता है। ठीक है, मैं शुभांकर जी के पास में आती हूँ। शुभांकर जी, कल चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ममता बनर्जी को पूजा अर्चना करते हुए उसको टेलीकास्ट करने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या ये बताना बेहद जरूरी हुआ था कि चुनाव की तारीखों के पहले वो खुद को बताएं कि नहीं वो पूजा पाठ करके श्री राम और दुर्गा माता और सरस्वती जी की पूजा करके ही वो चुनाव जीत सकती हैं? अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे जब राम मंदिर की जब वो होती है तो पूरा कवरेज चलता है, सारे दिन की कवरेज चलती है। वहाँ अगर अमित शाह और ये उधर कालीघाट जाते हैं और वहाँ पे दुर्गाबाड़ी में दर्शन करते हैं तो उसके भी पूरा प्रसारण होता है, कोई सवाल नहीं पूछता, कोई मीडिया इसके ऊपर सवाल नहीं पूछता। लेकिन अगर वही चीज अगर हम करते हैं तो क्या दिक्कत है साहब? नहीं, अगर वही चीज हम करते हैं, भाई बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों ने उसको भी प्रसारित कर दिया, बहुत अच्छी खबर है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम इस मामले में तो निष्पक्ष हुए। तो क्या ममता बनर्जी भी ब्राह्मण है? नहीं, प्रसारित करने वाली बात नहीं है शुभांकर जी, प्रसारित करने की ही बात नहीं है। ममता बनर्जी जी ने यह भी कहा कि जो भाजपा मुझ पे आरोप लगाती है मैं पूजा अर्चना नहीं करती हूँ, मैं दुर्गा माता को नहीं मानती हूँ, देखिए मेरे यहाँ पूजा हो रही है, उन्होंने ये भी कहा। देखिए उन्होंने सिर्फ यही कहा क्योंकि आज के दिन में जैसे होता है ना कि चुनाव आयोग के पास पूरा पावर है चुनाव घोषित करने का, सीबीआई और अन्य जो आपके इंक्वायरी एजेंसीज होते हैं उनके पास है किसी को दोषी और ये ढूंढ के देने का। उसी तरीके से बीजेपी के पास पूरा इनके पास अधिकार है कि किसको हिंदू, कौन ब्राह्मण, कौन क्या, ये देने का पूरा सर्टिफिकेट। तो इसीलिए और इसी बात को पूरी तरह से प्रचारित होते हैं। तो हमने कहा भैया देख लीजिए, अब तो मालिक मान लीजिए कि हम भी हिंदू हैं, हम भी ब्राह्मण हैं। हम लोग डिबेट के लास्ट सेगमेंट में है। मेरा एक सवाल आप तीनों लोगों से, छोटा छोटा बहुत छोटे छोटे जवाब। बीजेपी से मेरा पहला सवाल होगा कि राज्य की सियासत पूरी धुरी पर ही घूमती रहेगी या नई पटकथा लिखी जाएगी? दयाशंकर जी जल्दी से एक लाइन का जवाब। एक लाइन का जवाब ये है कि वेस्ट बंगाल यानी वहां की जनता दीदी के शासन प्रशासन से त्रस्त है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रही है। भारतीय जनता पार्टी मैदान में है और इस चुनाव को हम निश्चित रूप से जीतने जा रहे हैं। वो बात अलग है कि शुभांकर भाई ने जो कहा है कि हमारे भी कुछ लोग जीतेंगे तो वो भी नेता है, बिल्कुल आपका स्वागत है। हो गया दयाशंकर जी, हो गया, आपका स्वागत है। ठीक है हो गया। 28% मतदाता हैं आपके मुस्लिम मतदाता, उसी पर ही सत्ता बनाए रखेंगे या मतलब कुछ और रणनीति के तहत आ पाएंगे? ये कभी नहीं हो सकता कि 28% की किसी मतदाता के ऊपर आज तक कोई सरकार न बन सकी है न बनेगी। आपको हर चीज पे बहुमत साबित करने की जरूरत पड़ती है। कैसे हो सकता है 28% पर? इसलिए हमारे लिए सबका साथ सबका विकास भाजपा कहती है, लेकिन हम उसको करते हैं। ठीक है। मेरा लास्ट सवाल है अभिषेक जी से। 2016 में विधानसभा 14 सीटें थी
और अब आपकी 5.16% सिर्फ वोट्स थे आपके लोकसभा में। खुद को कहां देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में? देखिए, जनता के साथ हमारा गठबंधन हो चुका है और हम जनता के मुद्दों को लेकर के हम राजनीति करते हैं और जनता के मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत शुक्रिया दयाशंकर जी, बहुत शुक्रिया शुभांकर जी, बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जोड़ने के लिए। तो 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सत्ता संग्राम में राजनीति हलचल लगातार बढ़ती नजर आई है। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में लोकतंत्र का यह त्योहार महज 2 महीनों का और रह गया है। इसी के साथ ही सत्ता चरम पर है, राजनीति चरम पर है। बीजेपी का अपना कमल खिलाने का हर राज्यों में मिशन लोटस को लेकर के चल रही, तो टीएमसी और भाजपा में एक अहम ही गेम और राजनीति देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बनिए प्राइम टीवी के साथ।